नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है आपको बता दें, भोपाल से है, जहां युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है आज। कार्यकर्ताओं को संगठन के पदाधिकारी टिप्स देंगे। अजय जामवाल और शिव प्रकाश टिप्स देंगे। शिष्टाचार और अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया जाएगा। कल सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को नसीहत दी थी। पढ़ाया जाएगा शिष्टाचार अनुशासन का पाठ। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। कल सीएम प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को नसीहत दी थी। आज अजय जामवाल शिव प्रकाश टिप्स देंगे। तो युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संगठन के पदाधिकारी टिप्स देंगे, जिसमें शिव प्रकाश जरिया भी होंगे जो इन्हें टिप्स देने का काम करेंगे। शिष्टाचार अनुशासन में रहने का इन्हें पाठ पढ़ाया जाएगा। और चलिए रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खबर पर और भी जानकारी देंगे। आज युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर है विवेक, और आज इन्हें अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनको पदाधिकारी टिप्स देने वाले हैं, जिनमें अजय जामवाल शिव प्रकाश डरिया का नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ आज के कार्यक्रम होने वाले हैं युवा मोर्चा के? देखिए, बीजेपी चुनाव से पहले युवाओं को कई अहम जिम्मेदारी दे चुकी है और बूथ स्तर तक पहुंचने की जो कवायद है, युवा मोर्चा से जुट भी गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है किस तरीके से बूथ स्तर पर एकजुटता लेकर आई जाए। पिछले कई दिनों में ये देखा गया कि बूथ स्तर पर ही कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं होने की वजह से विवाद भी देखने के लिए मिला। और इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए पार्टी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहती है। खासतौर पे वो युवा कार्यकर्ता जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से अनुशासन और शिष्टाचार जरूरी है। और संगठन के बड़े पदाधिकारी जिसमें शिव प्रकाश और अजय जामवाल, ये दोनों ही बड़े दिग्गज संगठन के पदाधिकारी हैं। आज युवाओं से चर्चा करेंगे और उन्हें अनुशासन में रहने की सीख देंगे और शिष्टाचार को किस तरीके से जनहित और पार्टी हितों के लिए काम किया जा सके, इसकी जरूर उनको नसीहत दी जाएगी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने युवा मोर्चा के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो कांग्रेस का दुष्प्रचार है, उसे युवाओं को तेजी से मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब युवा मोर्चा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो तमाम आरोप है या फिर विरोध है, उनका भी काउंटर करेगी। और इसकी जो हरी झंडी है वो खुद मुख्यमंत्री ने दी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी स्तर पर युवाओं की अहम भूमिका है। जो सीनियर लीडर है उसका हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा, लेकिन युवाओं को किस तरीके से काम करना है, क्योंकि चुनावी अगला साल है और चुनावी साल में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। इस लिहाज से पार्टी में किसी तरीके की विरोध की स्थिति न बने, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। जो जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव में ये देखा गया कि कई जिलों के जिलाध्यक्षों पे आरोप लगे। पार्टी ने जब सर्वे कराया उसमें कई भीतरघात करने वाले लोगों के नाम भी सामने आए जो युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे। और इसी के आधार पर अब उन्हें नसीहत इस बात की दी जाए कि पार्टी स्तर पे काम किया जाए और पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि जब ये बीजेपी को इस बात की जब जानकारी लगी, बीजेपी ने फौरी तौर पे पार्टी के कई युवा कार्यकर्ताओं को निष्कासित भी किया था। लेकिन अब चुनाव है और विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से साल 2018 में शिकस्त मिली थी, हालाँकि सरकार वापस से बीजेपी की बनी, लेकिन अब 2023 में कांग्रेस ने भी युवाओं को सबसे ज़्यादा टिकट देने का वादा कर दिया है। करीब 50% से अधिक जो जिताऊ उम्मीदवार हैं युवा, उन्हें टिकट दिया जाएगा। ऐसे में यूथ बीजेपी का युवा मोर्चा किस तरीके से सक्रिय रह बिल्कुल। के कांग्रेस को जवाब दे सके, ये एक अहम बात है। और इसी लिहाज से युवाओं को ट्रेनिंग देना
बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी कई शहरों की ट्रेनिंग युवा मोर्चा के बिल्कुल, और समय समय पर ट्रेनिंग्स दी भी जाती हैं। इस तरह के प्रशिक्षण शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। मैं लौटूंगी विवेक आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक खबर की डिटेल जानकारी दी जा सके। अगली खबर एक बार फिर भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश में नेताओं को परिवारवाद का खतरा सता रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद का खतरा। गुजरात की तरह फॉर्मूला लागू हुआ तो टिकट कटेंगे। नेताओं के पुत्र और परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। 2 सीनियर लीडर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें हो सकता है कि अगर वो 2 सीनियर लीडर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके उत्तराधिकारी या उनके वारिस को टिकट देकर पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए सिफारिश की जाएगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवारवाद से बचते हुए नजर आते हैं नेता इन दिनों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इवन परिवारवाद के आरोप जब लगे तो गांधी परिवार को भी इस मामले में अपने निर्णय में बदलाव करना पड़ा, चॉइस चेंज करनी पड़ी। और अब जब इस मामले को लेकर हम इलेक्शन में देखेंगे विवेक, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठेंगे। और कांग्रेस, अगर हम भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो अमूमन बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि परिवारवाद के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, क्योंकि वो बहुत सदी रणनीति के तहत टिकटों का बंटवारा भी करते हैं। लेकिन इस बार उन्हें भी बेहद ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब एक फॉर्मूला अख्तियार कर लिया है कि उन्होंने अपना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुन लिया। फिर परिवारवाद का आरोप हो सकता है उन पर भी लगे, आगे टिकट जो बटेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने ये बात ज़रूर कही है कि बीजेपी बड़े साथियों के साथ काम कर रही है, उन पे किसी तरीके का आरोप नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। बेटा, बहू, भाई और भतीजे, इन सभी को टिकट दिया गया। कई आरोप भी लगे और बीजेपी के जो तमाम नेता थे, जिनके रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, उनका ये तर्क था कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हें टिकट दिया गया। पार्टी ने ये फैसला लिया गया और पार्टी की दूसरी तरफ गाइडलाइन है कि किसी परिवारवाद और परिवार के सदस्यों को राजनीति में मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो इस परिवार से है उसके अन्य व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रह सकता है, लेकिन चुनाव में उसकी भूमिका सिर्फ कार्यकर्ता की रहेगी, कि उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इस बात को भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात तक कह चुके हैं कि परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है। और इसके बावजूद अब विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और ये सिफारिश की है आलाकमान से कि उनके रिश्तेदार या उनके वारिस को टिकट दिया जाए। गौरीशंकर बिसेन काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए पार्टी से टिकट मांगा है और यह भी बात कही कि अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो कोई भी कैंडिडेट होगा वो उसके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक इसी तरीके से पूर्व सांसद हैं नागेंद्र सिंह, बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्होंने राजनीति से अघोषित संन्यास भी ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर संगठन तक कही है कि उनके ही परिवार से टिकट दिया जाए। ऐसे में पार्टी को दो तरफा फैसला लेना पड़ सकता है। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं और जो जिनके परिजन पहले से ही राजनीति में है उन्हें टिकट दिया जा सकता है, और वहीं जो विरासत की बात सामने आ रही है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को राजनीति में टिकट दिया जाए, पार्टी इस पर भी फैसला कर सकती है। लेकिन जो अभी मौजूदा विधायक सांसद हैं उनके पुत्रों को या उनके रिश्तेदारों को टिकट देना ये पार्टी के लिए सबसे मुश्किल होगी और इस बात का खतरा जो है अब उन्हें सता रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेताओं ने इस बात को भाप किया है कि गुजरात चुनाव में परिवारवाद को जगह नहीं। अगर ठीक गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास विवेक। तो चुनौतियां होंगी तमाम दलों के सामने, क्योंकि परिवारवाद का जो टैग है उससे भी बचना है और टिकट का बंटवारा भी सभी को साध कर करना है। अगली खबर बता देते हैं आपको, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कई देशों के प्रतिनिधि और राजनेता समिट में शामिल होंगे। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी शामिल होंगे। समिट के मुख्य अतिथि गयाना के राष्ट्रपति होंगे। 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में समिट का आयोजन होना है। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जोनेटा एस्केरिन हस भी उसमें शामिल होंगे। तो बड़े बड़े नाम होंगे जो इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे, लेकिन
इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के बाद, क्योंकि इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार का बढ़ावा, बिजनेस मध्य प्रदेश में आ सके, दूसरे देश इंटरेस्टेड हो अपना काम मध्य प्रदेश में स्टार्ट करने में, तमाम चीज़ें क्या जो कोशिश है इन्वेस्टर समिट को करने की, वो सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई बार के समिट्स हमने देखा है क्या उतना जितना कोशिशें की जाती हैं या जितना अंदाज़ा लगाया जाता है उस हद तक फ़ायदा हो भी पाता है। इस बार क्या प्लानिंग है सरकार की, समझ लेते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, देखिए, सरकार इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े स्तर पर आयोजन करने जा रही है। दौर में यह कार्यक्रम होगा जनवरी के पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में तारीख भी तय कर ली गई है। 8 से 10 जनवरी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। न सिर्फ इसमें भारत बल्कि विदेशों के भी कई बड़े इसमें शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया की सांसद और फ्रांस के राष्ट्रपति सहित कई तमाम जो राजनेता हैं या फिर उद्योगपति हैं, वो इस समिट में शामिल होंगे। खास बात यह है कि भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की तरफ से न्योता दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए मुंबई और हैदराबाद के कई राज्यों में दौरा कर सकते हैं। यहाँ पे जो देश के तमाम बड़े उद्योगपति हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं। हम्म। सरकार को इस ग्लोबल समिट से सबसे ज्यादा उम्मीद बात की है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, और इसी के लिए पहले ही सरकार ने एक कमेटी भी बना के रखी है और इस कमेटी के जरिए इस बात की निगरानी रखी जा रही है और चर्चा की जा रही है उन उद्योगपतियों से जो मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि पिछले एक दशक से अधिक ठीक। सरकार ने इन्वेस्टर समिट की थी और सरकार को इसमें फायदा भी मिला था। अब सरकार को उम्मीदें ज्यादा है कि अगर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो मध्य प्रदेश की जो बिजनेस मॉडल ग्रोथ है उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर जो बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार तमाम पॉलिसी बना चुकी है और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है विवेक, इसी बात को लेकर चर्चा उद्योगपतियों से की जाएगी। लौटूंगे आपके पास, अगली खबर पर जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं हम, और अगली खबर आपको बता दें, विवेक तो हमें जानकारी दे रहे थे इन्वेस्टर समिट के बारे में, आगे भी हम विवेक से जानकारी लेते रहेंगे। सीएम की बैठक में गृह विभाग ने दावा किया है कि गंभीर अपराध के आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज ने गृह विभाग की प्रेजेंटेशन भी देखी है। सीएम शिवराज ने कहा हर महीने समीक्षा होगी। 300 से अधिक अपराधियों को सजा मिल चुकी है। छोटे जिलों में भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। इससे कितना फर्क पड़ेगा क्राइम ग्राफ में, जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। बैठक लगातार करने की कोशिश ताकि कानून व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जा सके और जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, ताकि एक नजीर बनकर, ताकि एग्जाम्पल बनकर सेट हो। विवेक, क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी या कितना असर पड़ेगा इससे? जी, पुलिस का डंडा बल्कि बुलडोजर भी दिखाई दे रहा है और महिला अत्याचार के कई अन्य जो गंभीर अपराध हैं उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेजी से चल रही है। कल गृह विभाग ने मुख्यमंत्री की बैठक में यही दावा किया और बताया कि प्रदेश के करीब 300 से अधिक अपराधियों को कठोर सजा देने के लिए पुलिस विभाग और गृह विभाग ने काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कार्रवाई के तहत पूरे प्रदेश भर में ऐसी ही कार्रवाई की जाए और इसी के को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले स्तर पर समीक्षा की जाए और बड़े अपराध और अपराधियों को रोकने की कवायद की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये देखा गया है कि महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार या फिर शोषण या किसी तरीके के अन्य जो अपराध सामने आते हैं, सरकार ने एक फैसला ये जरूर किया है कि इसे फास्ट ट्रैक पे लेकर जाए। और यही वजह है कि 2 लोगों को मृत्युदंड का भी इसी साल आदेश हुआ है। गृह विभाग ने इस बात को मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे कहा है किसी प्रकार से पुलिस स्तर पे लापरवाही न होनी चाहिए और जो गृह विभाग है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज्यादा काम करे। सभी जिलों के एसपी बिल्कुल। और जो क्रिमिनल आईजी हैं उनके साथ चर्चा की जाए और अपराध संबंधित जो विषय है उनके साथ चर्चा करके रोकने की कवायद तेजी से शुरू की जाए। और एक कल की बैठक में इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नशा मुक्त अभियान है उस पे पुलिस का प्रहार तेजी से होना चाहिए और शहडोल की जो एडीजी है, शहडोल रेंज की जो एडीजी है डीसी सागर, मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की। वो खुद अब नशा
अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा कर रहे थे। तो इस तरीके की पुलिस के नवाचारों को भी बिल्कुल, सराहना। अलग-अलग अभियान भी होंगे, लेकिन जो गृह विभाग की बैठक है वो भी महत्वपूर्ण। लौटूंगी विवेक आपके पास, अगली खबर पर हम विवेक से जानकारी लेंगे। भोपाल से एक खबर, जहां लटेरी कांड मामले में जीएडी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रिटायर्ड जज तक नहीं पहुंची जांच कमेटी की जानकारी। मामले में निलंबित चल रहे वन कर्मी को भी बहाल किया गया। 18 दिन में कमेटी को राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी है। खबर के बारे में और भी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए। लटेरी गोलीकांड मामला, किस तरह की लापरवाही सामने आई है विवेक? जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। आखिर उन्हीं की अध्यक्षता में इस पूरी कमेटी की जांच होनी है। लिहाजा 2 महीने तक गृह विभाग की जो चिट्ठी है वो इधर उधर ही घूमती रही, लेकिन रिटायर्ड जज के पदों पर नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से देरी हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देरी की वजह से डिप्टी रेंजर इस कांड में निलंबित हुए थे, उन्हें बहाल कर दिया है। अब इस जांच कमेटी के पास सिर्फ 18 दिन ही बाकी है और सरकार को 3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट देनी थी उसके लिए 18 दिन ही बाकी है। ऐसे में चुनौती जेडी किस बात की है, क्या इस कमेटी की तारीख बढ़ा दी जाए या फिर 18 दिन के अंदर ही जांच पूरी की जाए, क्योंकि जो सागौन तस्करी के मामले में एक आदिवासी की मृत्यु हुई थी और फौरन ही राज्य शासन ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी रेंजर को निलंबित कर बिल्कुल। दिया। इसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश था और ये माना जा रहा था कि वन विभाग की ही गलती है, जिसके बाद जो तमाम वन कर्मी हैं उन्होंने हथियार सरेंडर कर दिए थे। बाद में वन विभाग के मुखिया यानी बल प्रमुख के पत्र के बाद उन्होंने हथियार वापस दिए थे, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा रोष था कि आखिर वन कर्मियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की अनुमति आखिर वन विभाग की तरफ से कब दी जाएगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो माफिया हैं या फिर और भी कब्जा करने वाले लोग हैं वो वन अमले पर हमला करने से चूकते नहीं हैं। और जो हथियार दिए गए हैं वो भी सिर्फ हवाई फायर तक ही सीमित है। ऐसे में अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार वन कर्मी को ही ठहराया जाता है। इस पूरे प्रकरण की जांच इस मामले में की जानी थी लटेरी कांड में, लेकिन जीएडी की तरफ से जो लापरवाही की गई है इसको लेकर अब कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि 3 महीने के ठीक है अंदर इस विवेक, जांच को पूरा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए थे, तमाम खबरों पर हमने डिटेल जानकारी देने की आपको कोशिश की। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।